हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आज मैं चैप्टर 34 भूगोल का है जो वायुमंडल का है, जो जिसमें संगठन एवं संरचना है, जिसका नाम संगठन एवं संरचना है। इसका सामान्य परिचय जैसे जनरल इंट्रोडक्शन। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का असमांगी मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से आवृत अथवा ढके हुए है। यह प्राकृतिक पर्यावरण तथा जीवमंडल पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण संगठन है। वायुमंडल के द्वारा जीवमंडल के सभी जीवों एवं पादपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैसों, ऊष्मा तथा जल की प्राप्ति होती है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे संबंध रहता है। वायुमंडल सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए अपारदर्शी, जबकि पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी का कार्य करता है। इस प्रकार विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी सूर्य विकिरण तरंगों का अवशोषण करती है तथा धरातल को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। वायुमंडल पृथ्वी के ऊष्मा बजट को संतुलित करता है। पृथ्वी की सभी मौसमी एवं जलवायु प्रक्रिया इसी के द्वारा नियंत्रित, प्रभावित एवं संचालित होती है। वायुमंडल का संगठन कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों अथवा संगठनों से मिलकर हुआ है, जैसे गैस, जलवाष्प तथा एयरसोल। गैस। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। प्रथम है स्थायी प्रकार की गैसें जिनका अनुपात वायुमंडल में स्थायी रहे, जिनमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन प्रमुख हैं। द्वितीय है अस्थायी परिवर्तनशील प्रकृति की गैसें जिनमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ज़ेनॉन, मीथेन इत्यादि प्रमुख हैं। वायुमंडल के ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, एवं ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है। इस पुस्तक में एक तालिका दी गई है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा उनकी मात्रा भी है। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, जो दृष्टि की है। जैसे गैसों के नाम, रासायनिक सूत्र, प्रतिशत व आयतन। पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र N2 है। N2 है जो प्रतिशत 78.08 है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है जो 78.08 है। दूसरी पर है ऑक्सीजन, जिसका रासायनिक सूत्र O2 है जो 20.95% है। मतलब दूसरे पर वायुमंडल में ऑक्सीजन है। आर्गन तीसरे पर आती AR, जिसका रासायनिक सूत्र AR है जो 0.93% है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रासायनिक सूत्र है इसका, जो प्रतिशत है इसका 0.038। नियोन का रासायनिक सूत्र Ne है, जो प्रतिशत है इसका 0.0018। हीलियम का He है 0.005, इसका प्रतिशत है। क्रिप्टॉन Kr रासायनिक सूत्र इसका Kr है, जो इसका प्रतिशत है 0.0001। फिर आता है जीनोन का Xe, जो रासायनिक सूत्र है इसका, और इसका परसेंट में आता है 0.00009। अब आता है हाइड्रोजन का इसका रासायनिक सूत्र है H2 और इसका प्रतिशत है 0.00005। फिर आता है मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है, जिसका परसेंट है 0.00017। फिर आता है ओजोन, जो सबसे हल्की गैस है ओजोन, जिसका रासायनिक सूत्र O3 है, इसका परसेंट है 0.00004। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो इसका रासायनिक सूत्र N2O है, इसका परसेंट है 0.0003। नोट,
नोट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और धरातलीय ओजोन जलवाष्प एवं मीथेन प्रमुख हरित गृह गैसें हैं। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं ओजोन परिवर्तनीय गैसें हैं। जलवाष्प में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर 4% तक होती है। अब आती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन अन्य गैसों की अपेक्षा कम सक्रिय गैस तथा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को मंद करके दहन को नियंत्रित करना है। यह जैवमंडल में उपस्थित सभी जीवधारी एवं पादपों के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि इसी से प्रोटीन एमिनो एसिड का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लेग्यूमिनस पौधे तथा शैवाल आदि प्रजातियां मृदा में स्थिरीकरण करती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र द्वारा संतुलित रहती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रकार जैसे N2O नाइट्रस ऑक्साइड और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। N2 आणविक नाइट्रोजन है और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया ऑक्साइड और NH अमीनो। HNO2 का है नाइट्रस अम्ल। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवों तथा पादपों द्वारा उपभोग एवं इसका विभिन्न प्रकार की यौगिकों में परिवर्तन व उसके पश्चात बैक्टीरिया द्वारा वियोजन के पश्चात पुनः वायुमंडल में निष्कासित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। अब आता है ऑक्सीजन O2। वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात दूसरी सर्वाधिक मात्रा लगभग 21% वाली गैस ऑक्सीजन है। यह रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय गैस होती है, जिसका निर्माण हरे पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया तथा खनिज ऑक्साइड के अपचयन रेडिएशन से होता है। यह एक प्राणदायी गैस है, क्योंकि इसके बिना जीव जंतु एवं मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर दहन कंपोजिशन की क्रिया ऑक्सीजन के बिना असंभव है। यह जैवमंडल में पोषक तत्वों के चक्रण व अपशिष्ट पदार्थ के सड़ने की क्रिया में सहयोग प्रदान करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन चक्र के माध्यम से संतुलित रहती है। अब आती है तीसरे पर आर्गन। वायुमंडल में उपस्थित सक्रिय गैसों की श्रेणी में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कुल वायुमंडलीय गैसों में आर्गन की मात्रा 0.93% है। यह एक भारी प्रवृत्ति की गैस है, जिस कारण यह वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। अब आती हैं अक्रिय गैसें। ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। हीलियम He और नियोन Ne, आर्गन Ar और क्रिप्टन Kr, जेनॉन Xc तथा रेडोन Rn अक्रिय गैसें हैं। रेडोन को छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है। ये जितनी बार गैसें हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडोन अक्रिय गैसें। रेडोन को छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। इनका उपयोग मुख्यतः विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यह तीसरी महत्वपूर्ण गैस है, जो जीवाश्मों के जलने व विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के अपश्वसन क्रिया के वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। इसकी कुल मात्रा संपूर्ण वायुमंडलीय गैसों में 0.038% है। ये एक भारी गैस है, अतः इसका अधिकांश संकेंद्रण वायुमंडल की निचली परत में ही होता है, इसलिए इसका अधिकांश प्रभाव भी इसी परत में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जिसके द्वारा स्वपोषित पौधे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी के ताप को संतुलित करने अर्थात ऊष्मा बजट में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह सूर्य विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, परंतु पृथ्वी के बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी अर्थात अवरोधक का कार्य करती है। अतः वायुमंडल में CO2 की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होगी, वैसे वैसे पृथ्वी की सतह तापमान में भी वृद्धि होगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 तथा वर्तमान में पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 आदि के माध्यम से वैश्विक सहमति बनी है। अब आता है ओजोन O3, जिसका सूत्र है O3। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं जैसे O3 से मिलकर बनी है। यह हल्की नीली रंग की तीखी गंध वाली अस्थायी गैस है, जिसका निर्माण ऊपरी वायुमंडल में होता है। ओजोन मुख्यतः समतापमंडल व क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसका संकेंद्रण 10 से 50 किलोमीटर के मध्य होता है। समतापमंडल की निचली परत में यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय क्षेत्र से ध्रुवीय वायुमंडलीय क्षेत्र की ओर जाने पर ओजोन परत की मोटाई में कमी आती है। अब आता है जेट वायुयानों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड तथा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू कार्यों में प्रयोग होने वाले उपकरणों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के द्वारा वर्तमान में ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इसके क्षरण से चर्म कैंसर, अनुवांशिक विकार आदि का खतरा बढ़ सकता है। ओजोन छिद्र की खोज 1984 में जोसेफ फॉरमैन, B. गार्डनर तथा J. संकलिन द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर की गई थी। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधित रूप किगाली समझौते 2016 के द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। ध्यातव्य है कि ओजोन परत के क्षरण की समस्या पर विश्व भर का ध्यान आकर्षित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। वायुमंडल की परत है उसको डॉप्सन में मापते हैं। अब आती है जलवाष्प। जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है। पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा लगातार परिवर्तनशील होती है। इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% भाग लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी मात्रा में कमी आती जाती है। आर्द्र प्रदेशों में यह लगभग 4% तक तथा शुष्क प्रदेश तथा यथा उष्ण रेगिस्तानों तथा ध्रुवों पर लगभग 1% से भी कम पाई जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हरित गृह प्रभाव वाली गैस है। यह पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। यह समस्त मौसमी घटनाओं के लिए उत्तरदायी गैस है। जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं और वृष्टि वर्षा होती है। इंद्रधनुष तथा प्रभा मंडल, हेलो जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य भी जलवाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प का संतुलन जल चक्र के माध्यम से होता है। वायुमंडल में जलवाष्प का संतुलन जल चक्र के माध्यम से होता है। अब आता है एरोसोल। वायुमंडल में निलंबित कणिकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। जैसे वायुमंडल में निलंबित कणिकीय पदार्थ जो कण होते हैं उनके ऊपर तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। इसके अंतर्गत धूलकण, राख, कालिख, परागकण, नमक, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया इत्यादि आते हैं। यह एक परिवर्तनशील प्रकृति का तत्व है जिसकी मात्रा विभिन्न कारणों से घटती बढ़ती रहती है। इसकी मात्रा वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर घटती जाती है।
ऊपरी वायुमंडल में एरोसोल की उपस्थिति मुख्यतः उल्काओं के विघटन, ज्वालामुखी उद्भेदन तथा प्रचंड आंधियों इत्यादि के फलस्वरूप होती है। इसके कारण ही सूर्य से आने वाली प्रकाश का वर्णात्मक प्रकीर्ण होता है, जिससे कई प्रकार के नयनाभिराम प्रकाशीय आकाशीय रंगों का आविर्भाव होता है। एयरसोल अथवा धूलकण आर्द्रता गाही नाभिक की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। जब वायुमंडल में उपस्थित एयरोसोल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसे गैसों से होता है तो धूम कोहरे का निर्माण होता है। अब आती है वायुमंडल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से बना होता है। आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों जैसे रेडियो सांडे, रॉवी सांडे, रडार उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया जा गया है, किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। वायुमंडल की परतीय संरचनाओं की विशेषताओं के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे नंबर 1 तापीय विशेषता के आधार पर और दूसरा है रासायनिक विशेषता के आधार पर। हम जैसे तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ताप मंडल, जैसे आयन मंडल, बाहरी मंडल। ये दिया गया है। इसमें 5 परतें दी गई हैं इसकी। जैसे क्षोभ मंडल है, पृथ्वी के बिल्कुल समीप होती है। फिर उसके ऊपर समताप मंडल आता है, जिसमें हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं। फिर आता है मध्य मंडल, जिसमें उल्कापिंडों का नाश होता है इसमें। जैसे अब आता है ताप मंडल, जिसमें ताप मंडल है और एक बाहरी मंडल है, जो सबसे बाहरी की परत है। हम सबसे पहले इसको क्षोभ मंडल को पढ़ते हैं। जैसे वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल की संज्ञा दी जाती है। इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस परत का ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण TG रेंस डी बोर्ट ने किया था। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। क्षोभ मंडल पारिस्थितिकी, मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादलों की गरज, तड़ित झंझा, चक्रवात इत्यादि इसी में घटित होते हैं। वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से या प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। तापमान में गिरावट की इस दर को सामान्य पतन या हार्स दर कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में यह कमी गैसों के घनत्व, वायु दाब एवं कणकीय पदार्थों की कमी के कारण होती है। क्षोभ मंडल को 2 मंडलों में विभाजित किया जाता है, निचली परत और ऊपरी परत। निचली परत को घर्षण परत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इसको घर्षण परत कहने का मुख्य कारण धरातलीय सतह द्वारा हवाओं की दिशा एवं गति में अवरोध उत्पन्न करना है। निचले क्षोभ मंडल में तापीय प्रतिलोमन की परिघटना घटित होती है। ऊपरी परत धरातलीय घर्षण से अधिक प्रभावित नहीं होती है।
यह द्वितीय वायुमंडलीय संचरण तथा चक्रवात प्रतिचक्रवात जैसे कारकों द्वारा प्रभावित होती है। क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम धाराएं प्रभावित होती हैं। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा शीतकाल में घट जाती है। क्षोभ मंडल में आर्द्रताग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता है। क्षोभ मंडल संचालन तथा संवहन विधियों द्वारा गर्म और ठंडा होता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों के ऊपर तापमान -45 डिग्री होता है। अब आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस परत की खोज टीजरेंस डी बोर्ड द्वारा की गई थी। समताप मंडल के तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस द्वारा सौर्यिक पराबैंगनी विकिरण गैस तरंगों के अवशोषण तथा विरल घनत्व वाली हवा के कारण होती है। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा स्ट्रेटोपोज कहते हैं, अर्थात स्ट्रेटोपोज इसे माध्यम मंडल से अलग करती है। धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। इन्हीं दिशा के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। कभी कभी प्रबल संवहन धाराएं क्षोभ सीमा को तोड़कर इस स्तर में थोड़ी जलवाष्प ला देती हैं। यही कारण है कि कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के बर्फ से निर्मित बादल समताप मंडल में दिखाई पड़ जाते हैं, जिन्हें सिरिस बादल अथवा मदर ऑफ पर्ल क्लाउड अथवा नेक्रेस क्लाउड भी कहते हैं। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल ओजोनोस्फीयर की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब आता है मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। इस स्तर में भी अब क्षोभ मंडल की तरह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी होने लगती है। मध्य मंडल की निचली सीमा अर्थात समताप सीमा के पश्चात तापमान में अत्यंत कमी आने लगती है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपोज कहते हैं, जो आयनमंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। इसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है, जो कि तापीय प्रतिलोमन की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि इसके नीचे कम तापमान तथा ऊपर अधिक तापमान रहता है। इस मंडल में गर्मियों के दिनों में ध्रुवों के ऊपर नेक्टिलुसेंट बादलों अथवा निशादीप बादलों का निर्माण होता है। इन बादलों का निर्माण उल्कापिंड के ध्रुवीकरणों तथा संवहन प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाए गए आर्द्रता के सहयोग से संघनन द्वारा होता है। अब आता है तापमंडल, थर्मोस्फीयर। मध्य सीमा से ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है और कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायुदाब न्यूनतम होता है। तापमंडल की विशेषताओं के आधार पर इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे आयनमंडल आयनोस्फीयर और आयतन मंडल तथा बाह्य मंडल। आयनमंडल आयनोस्फीयर मध्य मंडल के ऊपर वायुमंडल का विस्तार समुद्र तल से 80 से 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। वैसे कई मानक स्रोतों में इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक ही माना जाता है। आयनमंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयनमंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतों का विकास होता है, जैसे डी, ई, एफ तथा जी परतें। डी परत, इसका विस्तार लगभग 80 से 99 किलोमीटर के मध्य है। यह परत न्यून आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन करती है, परंतु उच्च एवं मध्यम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल्स को
अवशोषित कर लेती है। यह परत सूर्य के विकिरण से संबोधित है, इसलिए सूर्यास्त के साथ ही लुप्त हो जाती है। अब आती है दूसरी ई परत। इस परत को कैनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 99 से 150 किलोमीटर के मध्य तक है। यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। इस परत का निर्माण सूर्य पराबैंगनी फोटोन का नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने से होता है। यह परत भी सूर्यास्त के साथ ही विलुप्त हो जाती है। अब आती है एफ परत, तीसरी है। इस परत का निर्माण दो उप परतों से हुआ है F1 परत तथा F2 परत। इसको एप्लीटन परत भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 150 से 380 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। यह परत मध्यम तथा उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है। जी परत, इसका विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। यह लगभग 400 से 640 किलोमीटर के मध्य उपस्थित रहती है। अब आता है आयतन मंडल तथा बाहरी मंडल, एक्सोस्फेयर। यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है। इसका विस्तार आयनमंडल से ऊपर वाली वायुमंडल भाग में है। यहाँ पर वायु का घनत्व अत्यंत कम हो जाता है, जिसके कारण यह नीहारिका जैसी प्रतीत होती है। यहाँ पर तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है, लेकिन इसको महसूस नहीं किया जा सकता है। आयनमंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को बाहरी मंडल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आयतन मंडल एवं चुंबक मंडल को सम्मिलित किया जाता है। इस मंडल में वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति होती है, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए अवशोषित कण पाए जाते हैं। इस मंडल में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस व ऑरोरा बोरियालिस जैसी परिघटनाएं घटित होती हैं, जो एक प्रकार की सौरयुग तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग होती हैं। आयतन मंडल के पश्चात वायुमंडल सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। जैसे अब आता है रासायनिक विशेषता के आधार पर वर्गीकरण। सममंडल व विषममंडल। सममंडल जैसे होमोस्फेयर, यह निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है तथा सागर तल से इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल को सममंडल कहने का मुख्य आधार यह है कि इसमें सभी गैसों का अनुपात प्राय एक गैस जैसा होता है। ऊंचाई के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सममंडल सर्वाधिक प्रभावित होता है, क्योंकि वायुमंडलीय गैस के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। सममंडल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे क्षोभमंडल और समतापमंडल तथा मध्यमंडल। विषममंडल, इसका विस्तार सममंडल से लगभग 10,000 किलोमीटर तक है। इस मंडल की विभिन्न परतों के मध्य उनके रासायनिक तथा भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है, जिस कारण इसको विषममंडल की संज्ञा दी जाती है। इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, जैसे नंबर 1 आणविक नाइट्रोजन परत, जो 90 से 200 किलोमीटर नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है, जिसमें अब दूसरी है इसकी आणविक ऑक्सीजन परत, जो 200 से लेकर 1100 किलोमीटर ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता होती है। तीसरी है इसमें हीलियम परत, जो 1100 से लेकर 3500 किलोमीटर हीलियम के अणुओं की प्रधानता होती है। और चौथी है इसमें आणविक हाइड्रोजन परत, जो 3500 वायुमंडल की ऊपरी सीमा हाइड्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। जैसे इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में वायुमंडल में विशुद्ध ऑक्सीजन विमुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों को बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये घटता जाता है।
समताप मंडल के निचले भाग में सभी ऊंचाई पर तापमान समान रहता है और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण ताप में वृद्धि होती है। वायुमंडल की वायु में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता रहती है। यह NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन और He तथा H2 की अलग अलग परतें होती हैं। आयनमंडल में आयनिक कणों की प्रचुरता के कारण यह पृथ्वी को उल्काओं इत्यादि जो इस परत में नष्ट हो जाती हैं पिंडों से सुरक्षित रखती है। ध्रुवीय ज्योति का संबंध आयनमंडल से होता है। अब हमारा ये 34वां चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं, जो IAS, PCS व UPSC में पूछे गए हैं। जैसे 1998 में IAS का एक क्वेश्चन है, जैसे पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम, जैसे सही अनुक्रम धरातल का वायुमंडल के, जैसे पहले पाएगा क्षोभमंडल, दूसरे पाएगा समताप मंडल व मध्यमंडल व आयनमंडल। इसका C सही है। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? कौन सा है इसमें? आयनमंडल। रेडियो तरंगों के लिए कौन सा है इसमें? आयनमंडल। जो रेडियो तरंगें होती हैं वो आयनमंडल में होती हैं। तीसरा है इसका, ये सवाल आया है 96 में आया UPSC में, IAS में व मेंस में 2015 में। ओजोन परत अवस्थित है किस में होती है? ओजोन परत समताप मंडल में होती है। जो कई बार आया इसमें UPSC में प्री में आया है 1997 और UKPSC में आया जो 2010 में और CGPSC में आया ये 2011 में। तीसरा सवाल। अब आता है चौथा सवाल, वायुमंडल में ओजोन परत होती है। इसका C सवाल है, C आंसर सही है इसका। जैसे पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ओजोन परत करती है इसकी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। पांचवा क्वेश्चन है इसका, बेहतर संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है किसमें? आयनोस्फीयर द्वारा। अब छठा इस क्वेश्चन है इसका, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है जो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सातवां क्वेश्चन है इसका, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। D इसका आंसर सही है। आठवां है इसका, ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडल स्थिति के कारण शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज को पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत को और पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को। इसमें D सही है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ये किस स्तर में किए जाते हैं? बाहरी मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? अच्छा, क्षोभमंडल मौसम संबंधी घटना सही है। समताप मंडल ओजोन परत सही है। आयनमंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगें। आयनमंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगें गलत। मध्यमंडल ध्रुव ज्योति, इसमें एक पहला व दूसरा व तीसरा सही है। हाँ सही है, ये सही है। आयनमंडल मध्यमंडल ध्रुव ज्योति ये गलत है। अब हमारा चैप्टर 34 का यही वायुमंडल का समाप्त होता है। अगला चैप्टर है इसका वायुमंडलीय दाब, गतियाँ एवं पवनें। ये हम इसे कल पढ़ाएंगे। 35वां है इस चैप्टर ये।